Okay. Now let's understand first the mechanism of breathing. अभी ब्रीदिंग की वजह से लंग की क्या कैपेसिटी है ये बात तो आपको समझ में आ गई, बट उस ब्रीदिंग के लिए क्या क्या काम होता है वो समझना जरूरी है. सो दैट इज व्हाट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज. सो ब्रीदिंग में दो इवेंट्स हैं. फर्स्ट इज इंस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एक्सपायरेशन. दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं. अब आपको ऑर्गन्स भी बताए हैं, ऑर्गन्स की भी लिस्ट दे देती हूँ जो इनहेलेशन में काम आएंगे. तो सबसे पहले लंग. पहले तो ट्रैकिया की जरूरत है क्योंकि वो विंड पाइप है जो विंड को डायरेक्शन देंगे. लंग की जरूरत है. लंग के साथ साथ रिब केज, जो बोन्स जो रिब्स प्रेजेंट हैं, प्रोटेक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स, उनकी भी जरूरत है क्योंकि रिब्स के बीच में जो केजेस होते हैं उनके बीच में मसल्स की लाइन होती है. इस तरीके से जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम, उसमें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि एग्जैक्टली रिब केज कैसा दिखता है और उसमें मसल्स का अलाइनमेंट कैसा होता है. तो रिब केज और उसके मसल्स की रिक्वायरमेंट है. देन हमारा एक और ऑर्गन विच इज डायाफ्राम. डायाफ्राम आपको पता है, इट इज ऑल्सो अ मसल, स्केलेटल मसल, जो कि क्या करता है एग्जैक्टली ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे थोरैसिक कैविटी यानी हमारा चेस्ट रीजन, उसको और एब्डोमेन को डिवाइड करता है, कंप्लीटली आइसोलेट करवाता है. तो ये भी स्केलेटल मसल है. तो इसके एक्सपेंशन से बेटर वर्ड है डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्लस रिब केज के जो मसल्स हैं जिनको हम इंटर कॉस्टल मसल्स बोलते हैं, इनके रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो भी मूवमेंट होता है उससे लंग की कैपेसिटी भी चेंज होती है, उससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है. अब क्या होगा जब आप सांस ले रहे हो, जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोग चेक कर सकते हो स्लोली इनहेल करके और स्लोली एक्सहेल करके. आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी. इंस्पिरेशन के टाइम पे जो आपका रिब है ना, रिब केज, ये आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट करेगा. आउटवर्ड से बेटर है अपवर्ड मूवमेंट करेगा. देन मैंने जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था तब दिखाया था कि ये है डायफ्राम का शेप. तो ऐसे में क्या हो जाता है, इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम जो होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, यानी वो फ्लैट हो जाता है, स्ट्रेट लाइन बना देता है. सो रिब केज अपवर्ड मूवमेंट, डायफ्राम डाउनवर्ड मूवमेंट. डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ये दो चीजें हो रही हैं. इसकी वजह से क्या होगा, अगर इसने डाउनवर्ड मूवमेंट किया तो इसकी वजह से थोरैसिक कैविटी यानी जो चेस्ट रीजन जिसमें लंग्स प्रेजेंट है वो कैविटी एक्सपैंड हो जाएगी. एक्सपैंड होने की वजह से एयर प्रेशर बिल्ड होगा. तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो इनसाइड नॉस्ट्रल्स के थ्रू, एयर पैसेज के थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू वो ट्रैकिया से ट्रैवल करते हुए लंग्स में पहुंचेगा. तो इसके रिजल्ट की वजह से लंग भी एक्सपैंड होगा. सो दैट्स हाउ यू ब्रीथ. इस वजह से आप इस तरीके से आप ब्रीथ कर पाते हो. एंड एक्सपायरेशन होगा तो एग्जैक्ट ऑपोजिट. तो रिबकेज क्या करेंगे, ये डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे. एग्जैक्ट ऑपोजिट बात लिखनी है. रिबकेज का डाउनवर्ड हो गया. डायफ्राम वापस से डोम शेप हो जाएगा, ये वाला शेप है. ये एक्सपायरेशन के टाइम पे शेप होता है और ये इंस्पायरेशन के टाइम पे शेप होता है. तो अपवर्ड मूवमेंट क्यों करना है, ताकि लंग्स को पुश कर सके वो हवा को निकालने के लिए. तो थोरैसिक कैविटी अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कैविटी विल रिड्यूस और लंग जो होगा इट विल कॉन्ट्रैक्ट. और जो भी एयर होगा आप बाहर निकाल पाओगे या एक्सेल कर पाओगे. दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म. ये एनाटॉमिकल एस्पेक्ट है कि इतने सारे ऑर्गन्स जो प्रेजेंट हैं, जो आपने ऑलरेडी पढ़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. इतनी बात समझ में आई. आप लोगों को अब क्या करना है, योर होमवर्क, एवरीवन्स होमवर्क इज टू रीड अबाउट दिस मैकेनिज्म, ब्रीदिंग मैकेनिज्म. एक बार खुद से रीड करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ पाओगे. मैंने तो आपको बता दिया कॉन्सेप्ट, इतनी सारे वर्ड्स यूज कर लिए. अब वो वर्ड्स को रीड करो. रीड करोगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी. तब आप मैकेनिज्म समझ गए, गैसियस एक्सचेंज समझते हो,
ये दो इंपॉर्टेंट बात समझ गए तो अब आपको रेस्पिरेशन में कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बायोकेमिकल प्रोसेस, जो मेन मेटाबॉलिक पाथवे है, वो मेटाबॉलिक पाथवे आपको हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ना है। अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है। वो ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है उसमें और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो फिलहाल के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी, उसका वर्क, फिजियोलॉजिकल वर्क, एंड कैसे एक्सेल इनहेल हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, सर्कुलेशन के थ्रू गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये बातें आप ज्यादा बेटर समझोगे फिलहाल के लिए। इतना समझ में आया सबको? सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क का मैं आपको दे रही हूं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड इन ब्रीदिंग? ये आपको जो है पूरा का पूरा इसका आंसर ढूंढ के लाना है। तो पहले रीड करना है अबाउट ब्रीदिंग मैकेनिज्म, देन यू हैव टू गिव मी द आंसर। ये दो क्वेश्चंस कर लोगे आप लोग? यस मैम। ओके, अगर ये कर लोगे देन आपके चैप्टर में फिर दो ही बातें अब बच गई, वो मैं आपको बताती हूँ। टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस, एक्चुअली काइंड ऑफ डिसऑर्डर कह लो। फर्स्ट इज हाइपोक्सिया। हाइपो वर्ड जब भी आप यूज करोगे, इट मींस कम के बारे में बात कर रहे हैं। हाइपर जब यूज करते हैं तब ज्यादा के बारे में बात करते हैं। तो हाइपोक्सिया, ऑक्सिया रिलेटेड टू ऑक्सीजन। तो अगर टिश्यूज को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है या डेफिशिएंसी होने लगती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। ये क्यों होता है? मे बी प्रोलॉन्ग टाइम तक आप क्या बोलते हैं कि वेंटिलेशन, विदाउट वेंटिलेशन वाले रूम में रहो, जिससे कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थोड़े देर के बाद कम हो जाती है। मे बी जियोग्राफिकल कंडीशंस अफेक्ट कर जाते हैं, कहीं पे प्रेशर वेरी करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ब्रीदिंग चेंज हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और एल्वियोलाई में कोई डिसऑर्डर हो तो प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन है, कोई भी एक प्रॉब्लम है किसी भी पर्सन में, तो उसकी वजह से उसे हाइपोक्सिया हो सकता है। अगर ये सीवियर हो गया तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सेकेंड इज हाइपोक्सिया हुआ तो सफोकेशन टाइप फील होता है, जो आप सफोकेशन वर्ड यूज करते हो ना, दैट इज द कंडीशन, ये हाइपोक्सिया ही है। देन एक और वर्ड है एस्फिक्सिएशन। इसका मीनिंग है बेसिकली वीनस ब्लड। वीनस का मीनिंग है जो वेन्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जरूरत से ज्यादा है, और वो कॉन्सेंट्रेशन अब आर्टरीज में भी आने लग गया। सो वीनस ब्लड का मीनिंग है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि मे बी ऑक्सीजन, अगेन प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया अगर हो गया, ऑक्सीजन की कमी अगर हो रही है, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड उस माहौल में बहुत ज्यादा है, उस एनवायरमेंट में। अगर आप सपोज एक कॉम्पैक्ट एनवायरमेंट में रह रहे हो विदाउट वेंटिलेशन, विदाउट विंडोज और एनीथिंग ओपनिंग, तो उसकी वजह से हो सकता है वीनस ब्लड हो जाता है। देन बैरियर्स की वजह से मे बी गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है और ऑक्सीजन डाइल्यूट नहीं हो पा रहा, मींस डिफ्यूज नहीं हो पा रहा इन द ब्लड। तो ये दोनों कंडीशंस हैं जो कि पर्टिकुलर पर्सन को होती है रिलेटेड टू ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, ऑक्सीजन और CO2 के कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड है। तो हाइपोक्सिया मींस ऑक्सीजन की कमी, बट CO2 जैसा था वैसा ही है। अफिक्सिएशन का मीनिंग है CO2 का ज्यादा होना, बट ऑक्सीजन जैसा था वैसे ही, बट CO2 जरूरत से ज्यादा हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है। सो दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस। अब आप लोगों को मैंने दो बड़े होमवर्क दिए हैं। पहली चीज, यू हैव टू रीड अबाउट द मैकेनिज्म ओवरऑल। तो मैकेनिज्म की वजह से इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे चीजें और पता चलेंगी, फैक्ट्स पता चलेंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क इन नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी मैं। कोई MCQ नहीं लेकर आऊंगी, मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, यू हैव टू आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आप नहीं कर पा रहे हो देन आई एम गोइंग टू किक आउट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। प्लस आई हैव रिमेंबर्ड कि मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ होमवर्क दिए थे, तो मैं इस क्लास में नहीं पूछूंगी, मैंने वो नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, बिकॉज एट द एंड ये सारे ओवरऑल रेस्पिरेटरी रिलेटेड ही होमवर्क्स थे। तो आपको रीड करना है, कुछ नया फैक्ट मिल रहा है, देन यू हैव टू डिस्कस मी। कोई डाउट है इस ओवरऑल चैप्टर में तो वो बात आपको डिस्कस करनी है। दूसरा, यू हैव टू फाइंड द आंसर
कि एल्टीट्यूड की वजह से यानी हाइट में चेंजेस आ रहे हैं तो पर्टिकुलर पर्सन की ब्रीदिंग में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों पड़ता है, क्या रीजन है उसका, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। कैन यू ऑल डू दैट? ना कर लोगे? यस मैम। ओके, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का डाउट रिवीजन एंड क्वेश्चन आंसर सेशंस लेते हैं ताकि ये चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन हो जाए और सारे जो भी बचे कुछ और भी एक दो फैक्ट्स हैं जो मैंने पर्पसली नहीं बताए हैं ताकि आप ये होमवर्क करके आओ तो आपको पता चलेगा। दैट टाइम आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट। सो दिस इज ऑल ओके अबाउट मैम। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी स्केलेटल सिस्टम। तो उसमें बोन्स एंड मसल्स थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे। मैम कैन यू प्लीज शो नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड, ओके। थैंक यू मैम। Okay, everyone written? Done? Okay then, that's it for today's session. Bye everyone, take care. See you next week.